नासिक केंद्रीय कारागार की सबसे भीतरी गली में, जहां रात भी दिन जैसी भारी लगती थी, सेल नंबर 9 का बल्ब उस रात भी टिमटिमा रहा था। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थी और फर्श पर बिछी चटाई इतनी पुरानी थी कि उसका रंग समय ने चुरा लिया था। इसी कोठरी में पिछले 8 सालों से एक आदमी रह रहा था, अरविंद। 41 वर्षीय अरविंद की आंखों में जो थकान थी वह उम्र की नहीं, इंतजार की थी। कल सुबह 6 बजे उसे फांसी दी जानी थी। जेलर रामप्रसाद वर्मा उस रात अपने दफ्तरार में बैठे एक सिगरेट के बाद दूसरी सुलगा रहे थे। 30 साल की नौकरी में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, पर मौत की रात की चुप्पी हर बार नई होती थी। बाहर पहरेदार अपनी अपनी चौकियों पर खड़े थे और रात के 11 बज चुके थे। इसी सन्नाटे में सेल नंबर 9 से एक आवाज उठ रही थी, धीमी, संयत और इतनी शांत कि डर लगे। अरविंद ने अपने कंबल के नीचे से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला था। यह उसके वकील नितिन ने 3 दिन पहले मुलाकात के दौरान चुपके से थमाया था, नियमों को ताक पर रखकर, पर अंतरात्मा को साथ लेकर। अरविंद को पता था कि यह शायद उसकी आखिरी रात है। उसने रिकॉर्डर का बटन दबाया और बोलना शुरू किया। उसने अपना नाम लिया, अपनी कोठरी का नंबर बताया और फिर वह सब कहा जो 14 सालों से उसके सीने में दफन था। अरविंद ने बताया कि 7 नवंबर 2010 की रात को नासिक के महालक्ष्मी अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर शैलजा की हत्या हुई थी। शैलजा 27 साल की थी, उसकी सहकर्मी और उसी इमारत में एक मंजिल ऊपर रहने वाली। पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार किया था क्योंकि उसके उंगलियों के निशान शैलजा के दरवाजे पर मिले, क्योंकि उनके बीच महीनों पुरानी एक जमीन विवाद को लेकर तकरार थी और क्योंकि अपार्टमेंट का चौकीदार गवाह था कि अरविंद उस शाम वहां गया था। टेप पर उसने बताया कि वह गया था। हां, गया था, शाम के 7 बजे के आसपास। पर शैलजा ने उसे खुद बुलाया था। वह घबराई हुई थी, डरी हुई थी और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके। अरविंद उससे मिला, उसकी बात सुनी और वापस लौट आया। शैलजा तब जिंदा थी। उसने कभी यह बात अदालत में क्यों नहीं कही, इसका जवाब टेप के दूसरे घंटे में था। अरविंद की आवाज इस हिस्से में कांपती थी, पर रुकती नहीं थी। उसने बताया कि शैलजा ने उस रात उसे एक नाम बताया था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और फिर गिरफ्तारी के अगले ही दिन उस नाम का एक दूत उससे मिलने जेल आया था। उसने अरविंद को याद दिलाया था कि उसकी बूढ़ी मां नासिक के जिला अस्पताल में हृदय रोग से जूझ रही है, कि वह अकेली है और कि अगर अरविंद ने वह नाम किसी के सामने लिया तो वह अकेलापन और गहरा हो जाएगा। अरविंद डर गया था। उसने उस नाम को अपने मन की सबसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। 3 साल पहले मां चली गई, चुपचाप, बिना यह जाने कि उनके बेटे ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अब अरविंद के पास खोने को कुछ नहीं था। टेप पर उसने वह नाम लिया, केशव पाटिल। नासिक में केशव पाटिल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। एक बड़ा बिल्डर, 2 राजनीतिक दलों का प्रिय चंदादाता और ऐसा इंसान जिसके खिलाफ शिकायतें तो कई बार दर्ज हुई, पर कभी अदालत तक नहीं पहुंची। गवाह या तो पलट जाते थे या गायब हो जाते थे। शहर में उसकी पहुंच उतनी गहरी थी जितनी पुरानी इमारतों की नींव, और उतनी ही अदृश्य। अरविंद ने बताया कि शैलजा पाटिल की कंपनी में मुख्य अकाउंटेंट थी। कुछ महीने पहले उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिन्होंने उसकी नींद उड़ा दी थी। एक फर्जी जमीन सौदे की फाइलें जिनमें करोड़ों रुपए का घपला था, सरकारी जमीन, नकली मालिक और झूठे दस्तावेजों की एक ऐसी श्रृंखला जिसे देखकर साफ था कि यह किसी एक रात का काम नहीं, बरसों की सुनियोजित साजिश थी। शैलजा पहले डरी, फिर लालची हुई, फिर से डर गई। उसने पाटिल को सब कुछ जानने का इशारा किया था, शायद यह सोचकर कि वह उसे चुप करवाने के बदले कुछ देगा। पर पाटिल ऐसा इंसान नहीं था जो सौदे करे, वह सिर्फ मिटाता था। जब शैलजा को एहसास हुआ कि उसने गलत चाल चली है तो उसने एक यूएसबी ड्राइव तैयार की थी, उन सभी दस्तावेजों की नकल। उसने अरविंद से उस शाम इसीलिए मिलना चाहा था कि वह उसे किसी अखबार या जांच एजेंसी तक पहुंचाने में मदद करे। पर अरविंद ने कहा था, कल सुबह
और वह कल सुबह कभी नहीं आई। यूएसबी ड्राइव शैलजा की हत्या के बाद गायब हो गई थी। पाटिल के आदमियों ने वह सबूत उठा लिया था, लेकिन टेप पर अरविंद ने एक और बात बताई। शैलजा ने एक बैकअप बनाया था। उसने सारे दस्तावेज एक क्लाउड अकाउंट पर सेव किए थे। उसने अरविंद को वह पासवर्ड बताया था, लक्ष्मी 1983, उसकी मां का नाम और जन्म वर्ष, एक डिजिटल गवाह जो किसी की मुट्ठी में नहीं था। रात के 3 बज चुके थे जब पहरेदार की राउंड के दौरान सेल नंबर 9 के पास कुछ असामान्य लगा। सिपाही ने सलाखों से झांका। अरविंद सोया हुआ था, पर उसके हाथ के पास एक छोटा यंत्र पड़ा था। सिपाही ने जेलर रामप्रसाद को जगाया। रामप्रसाद ने टेप रिकॉर्डर उठाया, हेडफोन लगाया और सुनने लगे। जब चौथे घंटे का वह हिस्सा आया जिसमें केशव पाटिल का नाम था, रामप्रसाद की सिगरेट उनकी उंगलियों के बीच ठंडी पड़ गई। अरविंद की आवाज इस हिस्से में बहुत धीमी थी, थकी हुई, पर टूटी नहीं। उसने कहा कि उसे नहीं पता यह टेप कोई सुनेगा या नहीं। उसने कहा कि उसे अपनी मौत का डर नहीं, 8 साल की इस कोठरी ने उसे यह डर महसूस करने की क्षमता ही छीन ली थी। उसने कहा कि वह ये सब अपने लिए नहीं बोल रहा, वह शैलजा के लिए बोल रहा है, उस लड़की के लिए जो डरी थी, जिसने एक गलती की और जिसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। और फिर एकदम अंत में अरविंद ने एक बात और कही, शैलजा के बारे में। उसने कहा कि अगर कोई दूसरी दुनिया है तो वह वहां जाकर उससे माफी मांगेगा। उस रात उसने जो देरी की, जो कल सुबह कहा, वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और वह भूल उसे उम्र भर नहीं बल्कि मौत के बाद भी माफ नहीं होगी। टेप यहीं खत्म हो गई। रामप्रसाद वर्मा ने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। फांसी में 2 घंटे बचे थे। उन्होंने तुरंत वकील नितिन का नंबर मिलाया। नितिन उस वक्त नासिक से 2 घंटे की दूरी पर थे। वह रात से ही गाड़ी चला रहे थे, जैसे किसी अनदेखे बुलावे पर। फोन उठाते ही उन्होंने समझ लिया। नितिन ने एक जज का नंबर मिलाया, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष राव देशपांडे, जो रात को भी फाइलें पढ़ते थे और जिनकी अंतरात्मा अब भी जिंदा थी। सुबह 6:52 पर फांसी से ठीक 8 मिनट पहले स्थगन का आदेश आया। जो महीने बाद हुआ वह नासिक की अदालत के इतिहास में दर्ज हो गया। सीबीआई की विशेष जांच टीम ने लक्ष्मी 1983 नाम का वह क्लाउड अकाउंट खोला। शैलजा के सारे दस्तावेज वहां थे, साफ, सुरक्षित और दमदार। फर्जी जमीन सौदों की फाइलें, नकली दस्तावेज और पाटिल के दस्तखत से पुष्टि। 14 साल बाद एक मृत लड़की के डिजिटल निशान ने वह काम किया जो जीते जी कोई गवाह नहीं कर सका था। केशव अनंत पाटिल को उनके बंगले से गिरफ्तार किया गया। उस दिन नासिक के अखबारों में उनकी तस्वीर थी, वही इंसान जो 3 चुनावों में मंच पर खड़ा होकर मुस्कुराता था। अरविंद कुलकर्णी की रिहाई के आदेश पर जब दस्तखत हुए तो रामप्रसाद वर्मा खुद सेल नंबर 9 का दरवाजा खोलने गए। अरविंद चटाई पर बैठा। रामप्रसाद ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अरविंद उठा, चौखट पर रुका और एक बार पीछे मुड़कर उस कोठरी को देखा, जैसे किसी पुराने दुश्मन को आखिरी बार देखता हो। दीवार पर उसने पहली बार ध्यान से देखा, किसी पुराने कैदी ने नाखून से कुछ खरोंचा हुआ था। अक्षर धुंधले थे पर पढ़े जा सकते थे, सच मरता नहीं, बस देर से बोलता है। अरविंद ने उस इबारत पर अपनी हथेली रखी। उसकी आंखें नम नहीं हुई, वह सूख चुकी थीं, पर होंठ हल्के से कांपे। फिर वह बाहर निकल गया। धूप थी, हवा थी और पहली बार 8 सालों में आसमान था। उस शाम रामप्रसाद वर्मा देर तक अपने दफ्तर में बैठे रहे। टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा था। उन्होंने उसे एक बार उठाया, फिर रख दिया। 30 साल की नौकरी में उन्होंने बहुत सी मौतें देखी थी, पर यह पहली बार था कि एक मरते हुए आदमी की आवाज ने किसी जिंदगी को बचाया था। उन्होंने सोचा, कितने और अरविंद होंगे जिनके पास टेप रिकॉर्डर नहीं था, जिनका वकील इतना साहसी नहीं था, जिनकी मां अभी जिंदा थी। वह सवाल उन्हें रात भर सोने नहीं देगा और शायद बाकी जिंदगी भी नहीं। सेल नंबर 9 उस रात खाली थी। बल्ब अभी भी टिमटिमा रहा था। दीवार पर वह इबारत अभी भी थी, सच मरता नहीं, बस देर से बोलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी मिस ना हो। लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आती रहें, कमेंट करें। क्या आपको लगता है अरविंद को इंसाफ मिला? शेयर करें
उन लोगों के साथ जो सच्ची कहानियां पसंद करते हैं।